हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और लेक्चर में। मेरा नाम है जयदीप सिंह और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं और जो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब हम आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं टू एक्चुअली अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले सबसे इजी इफेक्ट के साथ, जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बगैर किसी वेट के। तो गाइस, जब हम बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट में आप जब कहते हैं कि जब हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जो बेसिकली एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली जब कुछ एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं या बाय वर्च्यू ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो किसी भी सिग्मा बॉन्ड को पोलराइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पोलराइज कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मेरे पास सी एक्स है और ये कार्बन तीन दूसरे एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सी एक्स बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, क्योंकि दोनों में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। इसके कारण जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एक्स के पास चले जाते हैं, जिसके करके इस पे एक पार्शियल नेगेटिव आता है और इस पे एक पार्शियल पॉजिटिव आता है। अब ये कार्बन फर्दर अटैच्ड है किसी दूसरे कार्बन के साथ। अब क्योंकि इस पे एक पार्शियल पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन खींचने की लत लगी हुई है, और क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन खींचने की लत लगी हुई है, ये इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बड़े आराम से अपनी तरफ से थोड़ा सा स्लाइटली खींच लेता है, जिसके कारण इस पर अब एक पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन वो इसके पॉजिटिव से थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स जितनी नहीं है। तो इसका मतलब पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली जब आप इसको और आगे लेकर जाते हैं, कोई दूसरा कार्बन अब इस पे पॉजिटिव है, तो इसको लत लगी हुई है ये बॉन्ड पेयर खींचने की, तो वो अपनी तरफ खींचता है, जिसपे इस पे और भी एक छोटा पार्शियल पॉजिटिव लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक चेन सी बन गई है इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड पेयर्स के पोलराइजेशन की। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स की पोलराइजेशन की एक चेन बन गई है, और ऐसे पोलराइजेशन के चेन को बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेसिकली ये एक पोलराइजेशन इफेक्ट होता है अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड, जहां पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा पोलराइज हो जाते हैं किसी एक कार्बन की तरफ बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है गाइस, या आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी से हम दो तीन चीजें इसके बारे में सीख लेते हैं, इसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस पे चलते हैं। तो एक बात तो यहाँ सीधी सी बात है गाइस, कि यहाँ पर ये किसी भी कार्बन कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगा एज लॉन्ग एज वहां पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो एज लॉन्ग एज किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड में, इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, मतलब इसके लिए हमें कोई स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं है। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो हमेशा होगा एज लॉन्ग एज कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करे। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट यहां से किया था, जहां पर ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ पोलराइज हुए, और ये पोलराइजेशन थोड़ा सा एक चेन फैशन में गया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे ये पॉजिटिव चार्ज जो बन रहा है ये कम होता गया। डेल्टा 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 मतलब बहुत बहुत छोटा। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो पोलराइजेशन है, ये वीक होता गया। क्या होता गया? वीक होता गया। तो जैसे हम अपने ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ाते हैं, जैसे हम अपने ओरिजिन, इस इफेक्ट के ओरिजिन से हम अपना डिस्टेंस बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ये इफेक्ट जो है थोड़ा थोड़ा वीक होता जाता है। तो इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। और इसका डिस्टेंस डिपेंडेंसी क्या होता है? इसका डिस्टेंस डिपेंडेंसी ये होता है कि डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। तो जैसे जैसे आप अपना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट की जो एप्लीकेशन है वो कम होती जाएगी, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाएगा। ठीक है गाइस, तो बेसिकली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंडक्टिव इफेक्ट के हैं। एक्चुअली इसको मैं तीन में कह सकता हूँ। एक तो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर बेस्ड होता है, दूसरा ये परमानेंट इफेक्ट होता है, और तीसरा ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। तो अगर आपको कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर करना है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है गाइस, तो अब हम इंडक्टिव इफेक्ट समझ चुके हैं, अब हम इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स समझते हैं। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता हूं, तो बेसिकली दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। पहला इंडक्टिव इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाला।
प्लस या माइनस जब हम यहाँ लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स के संदर्भ में है। तो प्लस आई इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो प्लस आई इफेक्ट कहलाती है। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं आप देख सकते हैं। इस बॉन्ड में अगर मैं देखूं तो ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है, इसके जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्स की तरफ पोलराइज हो रहे हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्बन एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स उस एक्स को दे रहा है, और क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स उस एक्स को दे रहा है ये एक प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो जनरली हम अल्काइल ग्रुप्स की जहां बात करते हैं, अल्काइल ग्रुप्स की जहां बात होती है, तो अल्काइल ग्रुप्स जनरली प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जनरली वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट होता है कि अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होता है प्लस आई इफेक्ट का। जब हम माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं तो माइनस आई इफेक्ट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। माइनस मतलब खींचना, कम करना। तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं अपनी तरफ, कम कर देते हैं ओरिजिन से। तो बेसिकली इनका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम्स इनका बेस्ट एग्जांपल होते हैं। एक और इनका एग्जांपल होता है अल्कोहल ग्रुप्स, ओएच ग्रुप्स, इनके एग्जांपल होते हैं माइनस आई ग्रुप्स होते हैं। एक और इनका एग्जांपल हम कह सकते हैं, हो सकता है कार्बोनिल ग्रुप्स। कार्बोनिल ग्रुप्स जो होते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप्स जो होते हैं ये भी बड़े स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो बेसिकली ये तीन तरह के ग्रुप्स हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, प्लस आई है इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट करता है। तो ये जो सिंबल है दैट रेफर्स टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन जहां से वो स्टार्ट हो रहे हैं वहां वो इलेक्ट्रॉन्स देता है या वहां से वो खींच लेता है गाइस। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? तो बेसिकली ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, उसके टाइप्स हो गए और उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए और साथ ही साथ उसके टाइप्स को नोट कर लीजिए विद एग्जांपल्स। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस। अगर हम एप्लीकेशंस की ओर चलते हैं गाइस, तो एप्लीकेशंस इंडक्टिव इफेक्ट के बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हमें इंडक्टिव इफेक्ट के देखने को मिलते हैं, और उनमें से चार इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इधर। ठीक है गाइस, तो चार इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इंडक्टिव इफेक्ट के। पहला एप्लीकेशन होता है और जो सबसे कॉमनली पहले पढ़ाया जाता है बहुत सारी जगहों पर, और वो है कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी, तो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑल्दो इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस, क्योंकि और भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन जो इसे बेटर एक्सप्लेन करते हैं, कभी कभी रेजोनेंस इफेक्ट भी इसे बेटर एक्सप्लेन करता है, बट इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से भी हम इसे काफी हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जरा एक एग्जांपल पकड़ के देखते हैं गाइस। सपोज आपके पास तीन कार्बोकेटायंस हैं या चार कार्बोकेटायंस हैं फॉर दैट मैटर। एक ये कार्बोकेटायन है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है। आपके पास आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है, आपके पास इथाइल कार्बोकेटायन है, और आपके पास मिथाइल कार्बोकेटायन है। तो आपके पास ये चार कार्बोकेटायंस अवेलेबल है गाइस। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि आप इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करने के लिए हम कैसे इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कर सकते हैं गाइस, जरा देखते हैं। इस वाले पहले कार्बोकेटायन को हम डिटेल में देखते हैं। तो सपोज ये CH3 है, यहाँ एक C आएगा, ये CH3 है, ये CH3 है, लेकिन इस कार्बन पे, सेंट्रल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने आपको बताया था कि इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यही कार्बन है जहां पे हमारी इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज का रेफरेंस हमें रखना है। तो ये हमारा रेफरेंस कार्बन है। अब इसी रेफरेंस पे निकालना फेंकना ये हमें देखना है। तो गाइस देखिए, ये CH3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, और CH3 ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स हैं? अल्काइल ग्रुप्स हैं। अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं गाइस? वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो ये तीनों प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं गाइस। ठीक है, ये तीनों प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं इस कार्बन को जो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है गाइस, तो अब जब वो इलेक्ट्रॉन्स अपने प्रदान करते हैं इस कार्बन को, तो वो कहता है यार मेरे में जो पॉजिटिव की आग लगी हुई थी वो थोड़ी बुझ जाती है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी थी वो थोड़ी कम हो जाती है गाइस। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिड्यूसेस, इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिड्यूसेस गाइस। ठीक है, अब अगर इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब ये है कि वो जो कार्बोकेटायन है वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो रहा है, क्योंकि उसमें अब इतनी ऊर्जा, उतनी एनर्जी नहीं है, वो थोड़ा स्टेबल हो रहा है, उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो रही है। ठीक है गाइस, तो जैसे जैसे आप चार्ज की इंटेंसिटी कम करते हो वैसे वैसे कोई भी स्पीशीज स्टेबल होता जाता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनी चार्ज स्पीशीज डिपेंड्स ऑन लेस चार्ज डेंसिटी या चार्ज इंटेंसिटी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप्स हैं जो डोनेट कर रहे हैं और इसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं। तो यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं,
अगर हम इस सेकेंडरी वाले कार्बोकेटाइन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वैसे, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की बात करें तो यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो इसकी आग को बुझा रहे हैं। 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो इसकी आग को बुझा रहे हैं। इसकी बात करें तो ये तो 1 डिग्री है, यहाँ सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है जो इसकी आग बुझा रहा है, और ये तो मिथाइल है, और मिथाइल में तो कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है जो इसकी आग को बुझा पाए। तो एक्चुअली गाइस, जहां जहां आग बुझाने का काम अल्काइल ग्रुप्स कर रहे हैं, जहां वो ज्यादा नंबर में है, वहां पर ये स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वो बुझाने का काम ज्यादा इफेक्टिवली करते हैं। तो बेसिकली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड करती है ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। तो आप देख सकते हैं कि 3 डिग्री में सबसे ज्यादा आग बुझ रही है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फॉलोड बाय 2 डिग्री जहां पर दो उसकी आग बुझा रहे हैं, फॉलोड बाय 1 डिग्री जहां एक ही बुझा रहा है, फॉलोड बाय मिथाइल केटाइन जहां पे कोई भी अल्काइल ग्रुप उस पॉजिटिव चार्ज की आग को बुझा नहीं पा रहा है। दैट इज व्हाई गाइस इसका ऑर्डर है 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री, मोर देन मिथाइल केटाइन। ये है एक जनरल कार्बोकेटाइंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो कि हम इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर पा रहे हैं गाइस। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये थी पहली एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट की। अब हम चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन की ओर, और वो दूसरा एप्लीकेशन होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। तो सिमिलरली जैसे हमने कार्बोकेटाइंस को देखा है, वैसे हम सिमिलर वे में कार्बन आयंस को भी देख सकते हैं, और बड़ा ही सिमिलर अप्रोच उसमें भी हम लगाते हैं। गाइस, कार्बन आयंस कौन से स्पीशीज होते हैं जहां पर कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज लगा रहता है? तो फॉर एग्जांपल वही वाला सेम हम कार्बन स्केलेटन्स ले लेते हैं, सिर्फ चार्ज चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन आयन, आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन, मिथाइल कार्बन आयन एंड सॉरी इथाइल कार्बन आयन एंड मिथाइल कार्बन आयन। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे 4 मेरे पास कार्बन आयंस अवेलेबल है। अब इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर मुझे चेक करनी है। तो सिमिलर वे में गाइस पहले हम इस वाले को कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि आग बुझने का क्या काम हो रहा है यहाँ पे। तो CH3 यहाँ कार्बन है, कार्बन के पास एक लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है, कार्बन आयन है ये CH3, और यहाँ पर CH3 है। तो अभी हमने देखा है कि कार्बन आयंस या कार्बोकेटायंस में स्टेबिलिटी इसलिए होती है इस 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, बिकॉज ये कार्बन जो है जहां पर चार्ज है उसके इर्द गिर्द अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, और ये अल्काइल ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। अब कार्बोकेटाइन के केस में वहां पर पॉजिटिव चार्ज था, तो वो इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए फिजिबल था, उसका आग बुझाता है। लेकिन यहाँ पर उसके पास वैसे ही बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे भी ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और क्योंकि ये वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर आप इसको और इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो, अगर आप इसको और इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो गाइस, तो क्या होता है, इसमें आग बढ़ जाती है, आग बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि इंटेंसिटी, चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो किसी ऐसे कार्बन को जिसके पास वैसे ही काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर जो ऑर्डर है वो थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो क्योंकि ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसके कारण यहाँ पर कम अल्काइल ग्रुप्स आग बुझाते हैं, ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स आग ज्यादा कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ 3 डिग्री है, यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, यहाँ पर 1 डिग्री है, 1 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ ये 0 डिग्री है, मिथाइल है, और यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है जो इसकी आग को बढ़ा सके, इसलिए मिथाइल कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल बन जाता है, फॉलोड बाय 1 डिग्री, फॉलोड बाय 2 डिग्री, फॉलोड बाय 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं जो इसकी चार्ज इंटेंसिटी को बढ़ाकर उसको कम स्टेबल कर देते हैं। तो इसीलिए गाइस ऑर्डर ऑफ कार्बन आयंस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है। ये ऑर्डर जो है बिल्कुल कार्बोकेटाइंस के कॉन्ट्रास्ट में रिवर्स में देखने को हमें मिलता है गाइस। ठीक है, तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, और कैसे स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है गाइस। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम थर्ड एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन होती है बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। तो गाइस अगर आपको अमाइंस का आइडिया नहीं है तो हम जरा एक बार देख लेते हैं। तो अमाइंस गाइस बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पर एक NH2 ग्रुप होता है या नाइट्रोजन अटैच टू कार्बन होता है। तो फॉर एग्जांपल कार्बन अटैच टू नाइट्रोजन होता है, और ये नाइट्रोजन जो है इट कैन बी अटैच टू 2 अदर हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम प्राइमरी अमीन बोलते हैं। अगर हम इसको NH और एक और दूसरे कार्बन से जोड़ देते तो ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में हम हमेशा अमीन्स की डिग्री क्लासिफाई करते हैं, तो ये 2 डिग्री अमीन है।
और अगर ये नाइट्रोजन जो है ये तीनों कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, कोई हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, तो ये 3 डिग्री अमीन बन जाता है गाइस। ठीक है गाइस, तो ये अमीन की बात है जहां पे नाइट्रोजन बॉन्डेड विद सम कार्बन थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है, स्ट्रेट चेन बॉन्ड्स। अब गाइस हमें यहाँ देखना है कि इसकी बेसिक नेचर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ बेसिक आइडियाज पहले देख लेते हैं, और मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ गाइस कि जो मैं ऑर्डर अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो गैस फेज के लिए एप्लीकेबल है। मतलब ये जो अमाइंस हैं ये गैस फेज में होने चाहिए। बेसिकली ये ल्यूइस बेसिस होते हैं गाइस। क्यों ल्यूइस बेसिस होते हैं? क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ल्यूइस बेस की तरह आकर के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर सकते हैं। ये एक्चुअली ब्रॉन्स्टेड बेस का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली दोनों ब्रॉन्स्टेड और ल्यूइस बेस का काम ये कर सकते हैं। तो अगर मैं गैस फेज की बात कर रहा हूं, अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ गाइस वो गैस फेज की बात कर रहा हूं, मतलब ये सोल्यूशन में नहीं है, ये गैसियस फेज में है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको ल्यूइस बेस या ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह एक्ट करना है तो उस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे। क्या करना होगा गाइस? देना होगा। और इसलिए इसके पास काफी सारे नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि वो बड़े आराम से दे सके, ताकि वो बड़े आराम से दे सके गाइस। ठीक है, तो इसीलिए अगर इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी जाए, अगर इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी जाए तो फिर ये ज्यादा बेसिक हो जाता है। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है गाइस। क्यों? क्योंकि अगर आप उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दोगे तो उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे जो प्रोटोनेशन में वो यूज कर सकता है, इसलिए वो बेसिक ज्यादा हो जाता है गाइस। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप देखें यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप्स मैंने आपको बहुत बार बताया प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप है जो वो प्लस आई इफेक्ट करके इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और बाकी हाइड्रोजन है जिनका कोई इंडक्टिव इफेक्ट हम नहीं मानते, उनको हम नील इंडक्टिव इफेक्ट मानते हैं, वो इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो ये एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस आई अल्काइल ग्रुप देता है, लेकिन यहाँ एक ही अल्काइल ग्रुप है। यहाँ हम बात करें तो दो ऐसे अल्काइल ग्रुप हैं जो इसको प्लस आई इफेक्ट से अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पा रहे हैं। यहां हम बात करें तो तीन ऐसे अल्काइल ग्रुप्स हैं जो ऐसा कर पा रहे हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं कि जितने आपके अल्काइल ग्रुप बढ़ जाएंगे उतनी आपकी डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा गाइस। ठीक है, इसको एक और वे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब इसका हम प्रोटोनेशन करा देते हैं, जब ये बेस की तरह एक्ट करके प्रोटोनेट होके NH3 पॉजिटिव बना देता है, तो एक्चुअली कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, और ये डोनेट करके इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंटेंसिफाई नहीं होने देते, उसको ठंडी कर देते हैं, उस आग को ठंडी कर देते हैं, जिसके कारण ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो एक्चुअली इट स्टेबलाइजेस द कॉन्जुगेट एसिड, स्टेबलाइजेस द कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड को भी स्टेबलाइज करने का काम यहाँ होता है। तो इस वे में भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो अगर हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन करें गाइस, तो सीधी सी बात है, अगर आपके अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो आपका जो बेसिक नेचर है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब 3 डिग्री अमीन जो है वो 2 डिग्री से ज्यादा है, और वो 1 डिग्री से ज्यादा है, और ऑब्वियसली वो अमोनिया से ज्यादा बेसिक होंगे गाइस। ठीक है, तो ये अमीन्स का बेसिक नेचर होता है बेस्ड ऑन गैस फेज गाइस। ये गैस फेज में स्पेसिफिकली कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि जब हम अगर एक्वस फेज की बात करते हैं, जब हम एक्वस फेज की बात करते हैं गाइस, तो एक्वस फेज में एक थोड़ा सा फर्क ये देखने को मिलता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट द ओनली कंट्रोलिंग फैक्टर, बहुत सारे और कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स प्ले में आने लगते हैं, और उनमें से दो कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं स्टीरिक एंड सॉल्वेशन फैक्टर्स। स्टीरिक और सॉल्वेशन फैक्टर्स प्ले में आने लगते हैं एक्वस मीडियम में, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट की एबिलिटीज को थोड़ा ज्यादा इनकाउंटर करते हैं या उसके साथ थोड़ा इंटरफियर करते हैं, और जो आपको ऑर्डर मिलता है वो ये नहीं होता है गाइस। रादर वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि अल्काइल ग्रुप कौन सा है, और उस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री क्या है। तो काफी सारी चीजों पे गाइस वो डिपेंड करता है। एक एग्जांपल हम उठा करके देखते हैं गाइस, जैसे हमारे पास अगर सारे जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो मिथाइल हैं गाइस, सपोज मेरे पास सारे जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो एन एम ई मिथाइल ग्रुप होल थ्राइस, तो ये टर्शरी अमाइन है 3 डिग्री। फिर एन एच एम ई होल ट्वाइस है जो 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अगर मेरे पास एन एच टू एम ई है और अमोनिया है तो ये 1 डिग्री है, और ये मिथाइल है और ये अमोनिया है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि आप ऑर्डर एक्सपेक्ट करेंगे थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जो कि सारे अमीन्स के लिए होता है गैस फेज में, लेकिन वो सिर्फ गैस फेज में होता है गाइस। हम एक्वस फेज की जब बात करते हैं तो यहाँ पे ये फैक्टर्स प्ले में आने लगते हैं, तो एक अजीबोगरीब ऑर्डर बनता है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होता है। यहाँ पर आपका जो 2 डिग्री है गाइस, 2 डिग्री अमाइन है, वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फॉलोड बाय 1 डिग्री, फॉलोड बाय 3 डिग्री,
फॉलोड बाय अमोनिया। तो मिथाइल जब आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है, मिथाइल अल्काइल ग्रुप होता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया की यहाँ बात आती है। ठीक है गाइस, तो ये बेसिक नेचर का ऑर्डर होता है जो कि स्टीरिक और सॉल्वेशन फैक्टर्स को अकाउंट में लेने के बाद बनाया जाता है गाइस। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअली जो हम ये इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं ये सिर्फ गैस फेज में एप्लीकेबल होता है, एक्वस फेज में एप्लीकेबल नहीं होता है गाइस। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट एप्लीकेशन की ओर, और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, तो एक्चुअली तब भी हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ में भी हम इसका यूज कर सकते हैं गाइस। एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। सपोज करिए मेरे पास इथेनोइक एसिड है, CH3COOH मेरे पास पड़ा हुआ है गाइस, और साथ ही साथ मेरे पास इसके थोड़े से फ्लोरो डेरिवेटिव्स हैं, मतलब इस कार्बन पे मैंने एक हाइड्रोजन के अलावा एक फ्लोरीन लगा दिया COOH, और मेरे पास एक और है जहां पर मैंने उसको क्लोरीन से बदल दिया इंस्टेड ऑफ फ्लोरीन, तो CH2Cl COOH, और एक केस है जहां पर मैंने इसको ब्रोमीन से बदल दिया है COOH गाइस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से एसिड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एसिडिक ऑर्डर बताना है गाइस। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ मेजर करते हैं गाइस, हमें स्टेबिलिटी चेक करनी होती है किसकी, उसके कॉन्जुगेट बेस की। तो हम इनके कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं गाइस, इनके जरा कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। और जब हम कॉन्जुगेट बेस की बात करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, सिंपल इथेनोएट आयन होगा CH3COO माइनस, यहाँ पर फ्लोरो इथेनोएट आयन होगा COO माइनस, यहाँ पर क्लोरो इथेनोएट आयन होगा, और दूसरे लास्ट वाले में होगा ब्रोमो इथेनोएट आयन CH2BrCOO माइनस। तो ब्रोमो इथेनोएट आयन, क्लोरो इथेनोएट आयन, फ्लोरो इथेनोएट आयन एंड सिंपल इथेनोएट आयन। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं गाइस कि अब ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है ये हैलोजेंस हैं, और हैलोजेंस कौन सा इफेक्ट शो करते हैं गाइस, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं गाइस। क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो ये माइनस आई शो करता है, ये माइनस आई शो करता है, और ये माइनस आई शो करता है। लेकिन किसका माइनस आई ज्यादा ताकतवर है वो डिपेंड करेगा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो अब आप जानते हैं कि इस पे जो नेगेटिव चार्ज है ये फ्लोरीन खींच सकता है और उसको कम कर सकता है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम हो सकती है और इसको ज्यादा स्टेबल कर सकता है। ठीक है गाइस, तो अगर मैं इसको 1 लेता हूं, इसको मैं 2 लेता हूं, इसको मैं 3 लेता हूं, इसको मैं 4 लेता हूं, और अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करता हूं कॉन्जुगेट बेस की, तो हम क्या कह सकते हैं गाइस, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, फ्लोरो डेरिवेटिव, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है गाइस, तो इसलिए फ्लोरो डेरिवेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर क्लोरो डेरिवेटिव आएगा, फिर ब्रोमो डेरिवेटिव आएगा, और फाइनली नो सिंपल डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हैलोजन नहीं लगा हुआ है, तो कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो माइनस आई शो करके इस पे नेगेटिव चार्ज कम करा के इसको ज्यादा स्टेबल कर सके। आग को कम करने वाला कोई भी ग्रुप यहाँ नहीं है। तो माइनस आई इफेक्ट के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगी, ये इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी गाइस। ठीक है, अब अगर मैं इसको एबीसी की टर्म्स में एसिड्स की बात करूं, तो अगर 2 ज्यादा स्टेबल है तो इसका जो रिजल्ट, इसका जो पेरेंट एसिड है, इसका जो पेरेंट एसिड है वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि वो बड़े आराम से एक प्रोटॉन का लॉस करा के ये बनाएगा और कहेगा कि भाई मैं तो इस फॉर्म में खुश हूं, तो मैं आराम से प्रोटॉन लूज करना चाहता हूं। तो अगर आपका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो आपका एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो बड़े आराम से लूज करके स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं गाइस, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा मेरा बी फ्लोरो डेरिवेटिव, उसके बाद होगा मेरा सी जो कि है मेरा क्लोरो डेरिवेटिव, फिर होगा मेरा डी ब्रोमो डेरिवेटिव, और उसके बाद होगा मेरा नॉर्मल इथेनोइक एसिड गाइस। ठीक है गाइस, तो इस वे में यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट मैं इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकता हूं गाइस। ठीक है गाइस, तो ये बात हो गई जहां पर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ हम कंपेयर कर रहे हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट हैलोजेंस। अब सपोज करो गाइस मेरे पास सेम हैलोजन अटैच्ड है, उस केस को भी हम जरा कंसीडर करके देखते हैं गाइस। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास सेम हैलोजन अटैच्ड है, CH2 है गाइस, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर COOH है, तो ये एसिड A मान लीजिए, और दूसरा जो एसिड है मेरे पास वो थोड़ा सा दूर लगा हुआ है, तो यहाँ CH2 आता है, COOH आ जाएगा। और एक और केस हम मान करके चलते हैं कि सपोज आपके पास CH2 है, यहाँ F लगा हुआ है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, और COOH है, तो इसको एसिड B मान लेते हैं और इसको एसिड C मान लेते हैं गाइस। तो अब बताइए कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा गाइस। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करनी है कॉन्जुगेट बेस की, तो कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। कॉन्जुगेट बेस इसका होगा CH2COO माइनस,
इसको नंबर 1 मान लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट बेस होगा ये फ्लोरीन अटैच टू CH2 COO माइनस, और लास्ट वाला जो है उसका भी हम कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। फ्लोरीन यहाँ CH2 COO माइनस गाइस, ठीक है। तो अगर हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करें गाइस, तो हमें इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है। अब सब में हैलोजन ग्रुप सेम है और वो हैलोजन -I ही शो करता है गाइस, ठीक है। तो अब हम कैसे कंपेयर करेंगे इनकी स्टेबिलिटीज। मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था गाइस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडक्टिव इफेक्ट में इंपॉर्टेंट होती है, और उसके साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, और वो है डिस्टेंस। जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर आप दूरी बढ़ा देते हो, अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देते हो, तो क्या होगा, आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट वीक हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ाओ और इलेक्ट्रॉन और इंडक्टिव इफेक्ट घटाओ। तो इसलिए गाइस आप अगर देखो तो यहाँ फ्लोरीन इस आयन के बहुत पास में है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और इसलिए इस पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कराने में ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है गाइस। उसके बाद आता है डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे 2, और सबसे डिस्टेंट फ्लोरीन यहाँ पर है, जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पर इसकी डेंसिटी को कम करेगा। तो 1 2 3 इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और अगर मैं इसको चेंज करता हूं इनटू द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की जहां तक मैं बात करता हूं गाइस, तो क्या होगा, बिल्कुल उसका पेरेंट एसिड को हमको चेक करना है। तो इसका ये ज्यादा स्टेबल है तो उसका पेरेंट एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ए, ये ज्यादा स्टेबल है तो उसका पेरेंट एसिड स्ट्रांग होगा, बी फॉलोड बाय सी। तो ये गाइस ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑफ द गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करके डिफरेंट जगहों पर इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। इसके बाद गाइस और भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव होते हैं, उनको स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उनका इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जनरली। बट इंडक्टिव इफेक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, स्पेशली इन द केस ऑफ हैलोजेंस, क्योंकि वो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो आई होप गाइस आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ये डाल सकते हैं गाइस। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए जयदीप सिंह इंटरैक्टिव एजुकेशन। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करेंगे, और आपका जेईई, आपका बोर्ड, आपका जो भी एग्जामिनेशन है उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप एंजॉय करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ये मेरा वादा है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर इन दिस क्वारंटाइन पीरियड एज वेल, गुड बाय।